जय हिंद। मैं सौरभ और आप मेरे साथ इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं और इकोनॉमिक्स में हम लोग 5 ईयर प्लान पढ़ रहे थे। ठीक है, अब तक आपने 7th 5 ईयर प्लान पढ़ चुके हैं जो कि पीछे की वीडियोज़ में पढ़े हुए प्लेलिस्ट में, ठीक, जहाँ से कि आप उनको देख सकते हैं अगर आप नहीं देखे हैं तो। ठीक है, आज हम कंटिन्यू करेंगे 7th 5 ईयर प्लान के आगे। ठीक है, जिसमें हम देखेंगे क्या कि 7th 5 ईयर प्लान जो था वो तो था हमारा कब से कब तक, 1985 से 90 तक था। ठीक, तो इसके आगे देखेंगे। ध्यान दीजिएगा, हुआ ये कि 1985 से लेकर 90 तक प्रधानमंत्री उस समय थे राजीव गांधी। ठीक है, कौन थे? राजीव गांधी। और उसके पहले कुछ ही दिन पहले, उससे पहले जब राजीव गांधी से पहले इंदिरा गांधी थी, जिनकी हत्या हो चुकी थी ऑपरेशन ब्लू स्टार को करवाने की वजह से दंगा भड़का के, जहाँ तक कि आपने पढ़ा। ठीक, उसके बाद राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं और प्लानिंग कमीशन की अध्यक्षता में 7th 5 ईयर प्लान देखा जाता है। इसके बाद हम यहाँ एक टर्म देख रहे हैं 1990 से लेकर 1992 यानी 1992 तक, जबकि हम जानते हैं कि पंचवर्षीय योजनाएं 5 साल की होती हैं। तो आपको एक बात मैंने और भी बताया है, क्या कि एक टर्म होता है प्लान हॉलीडे। क्या होता है? प्लान हॉलीडे। ठीक है, तो ये प्लान हॉलीडे के तौर पे मैंने आपको क्या बताया था कि जब कोई योजना वार्षिक बनाई जाती है, एक एक वर्ष की योजना बनाई जाती है, तो वो एक एक वर्ष की योजना जितनी बार तक बनेगी वो क्या कहलाएगा? प्लान हॉलीडे कहलाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे प्लान हॉलीडे बनाने का ज़रूरत क्या था? तो ध्यान देंगे कि 1990 में राजीव गांधी चुनाव हार गए, यानी कि जब आम चुनाव हुआ और राजीव गांधी अर्थात कांग्रेस की सरकार गिर गई। ठीक है, और कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद उस समय जो विपक्ष था उन्होंने आपसी गठबंधन से वीपी सिंह को प्राइम मिनिस्टर चुना। ठीक है, और उस समय के तत्कालिक प्रधानमंत्री कौन बने? वीपी सिंह। ठीक, और ये भारत के 7वें प्रधानमंत्री थे। ठीक, अब देखिए हुआ क्या कि अगर ये चुनाव जीत कर आए थे तो इनको भी एक पंचवर्षीय योजना बनानी चाहिए थी, लेकिन वजह क्या था कि ये बहुत सारे लोगों के गठबंधन से बनी हुई पार्टी थी। ठीक, और ये सरकार 5 साल तक पूरा ही नहीं कर पाए, बीच में ही सरकार गिर गई। इसी वजह से क्या किया गया कि इनके टर्म को रोक दिया गया। और फिर जब चुनाव हुआ 1992 में, तो सरकार किसकी बन गई? फिर से कांग्रेस सरकार में आ गया। अस्तित्व में कौन आ गया? कांग्रेस। और कांग्रेस ने अपनी 5 ईयर प्लान शुरू करी। तो यही वजह था कि 1990 से लेकर 1992 के बीच प्लान हॉलीडे आया। क्यों? क्योंकि वीपी सिंह की सरकार मात्र 2 साल तक चली। ठीक, और 2 साल तक चलने की वजह से, इसलिए एक टर्म यहाँ पे लिखा हुआ है, ध्यान देंगे कि राजनीतिक अस्थिरता के कारण 2 वार्षिक योजनाएं बनी। ठीक, इसके बावजूद भी सरकार नहीं चल सकी और 1992 में पुनः कांग्रेस की सरकार बन गई। अब ध्यान देंगे कि इस 2 वर्ष के दौरान इन्होंने क्या काम किया। ठीक, तो इन्होंने एलपीजी की नीति बनाई। अब एलपीजी पॉलिसी क्या है? तो एल फॉर आप देख रहे हैं लिबरलाइजेशन, ठीक है, पी फॉर प्राइवेटाइजेशन और जी फॉर ग्लोबलाइजेशन। यानी कि एलपीजी की नीति किसके दौरान बनी? तो प्लान हॉलीडे के दौरान। वो प्लान हॉलीडे कब से कब तक था? 1990 से लेकर 1992 तक। ठीक है, और उस समय तात्कालिक प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह। और वो कौन से प्रधानमंत्री थे? तो 7वें प्रधानमंत्री थे। अब एक बात यहाँ से और भी ध्यान देंगे कि हम रिपीट करते हैं कि पीछे जो प्लान हॉलीडे आए हुए हैं उनको। क्यों? क्योंकि 1992 के बाद कोई प्लान हॉलीडे अब तक नहीं आया। ठीक, जब तक ये पंचवर्षीय योजना रही। ठीक, जैसे ध्यान देंगे कि पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956, दूसरी 56 से 61। ठीक है, और दोनों सक्सेस था। तीसरी 61 से 66, जिसमें कि हमने पाकिस्तान और चाइना दोनों से युद्ध लड़ा, जिसकी वजह से तीसरी पंचवर्षीय योजना हमारी फेल हो गई। यानी हम जितना टारगेट रखे थे उतना अचीव नहीं कर पाए। ठीक है, अब देखिए 66 के बाद जब हम अपने टारगेट को अचीव नहीं कर पाए थे, तो उस टारगेट को अचीव करने के लिए एक एक वर्ष का योजना बना, जिसको वार्षिक योजना कहते हैं। ठीक है, और वो ऐसी 3 वार्षिक योजनाएं बनाई गई।
66 से 67, 67 से 68 और 68 से 69 यानी 69 तक, ठीक है। और इसके बाद चौथी पंचवर्षीय योजना आई। चौथी पंचवर्षीय योजना कितने से कितने तक, तो 69 से लेकर 74 तक। ये भी क्या था, ये भी फेल था, ठीक है, यानी असफल रहा। इसके बाद पांचवी पंचवर्षीय योजना आई। अब और पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो आई 74 से लेकर 79 तक, लेकिन इसी बीच राजनीतिक अस्थिरता के कारण, मैंने आपको पढ़ाया भी पीछे के वीडियोज में कि 77 के टाइम में यानी 1977 के समय में कांग्रेस की सरकार गिर जाती है, ठीक है। और कांग्रेस की सरकार गिरने के बाद पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनती है, ठीक। पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार भारत में बनती है। तो आप मुझे बताएंगे कि पहले गैर कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर कौन थे, आप मुझे कमेंट करके ये जवाब देंगे, ठीक है। और अगर नहीं पता है तो पीछे के प्लेलिस्ट वाले वीडियोस को जरूर देखिएगा, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि 1977 में सरकार गिर गई, ठीक। हुआ ये कि ये जो पंचवर्षीय योजना जाना था 79 तक, इसको 78 में ही रोक दिया गया। और जो उस समय की सरकार थी, ठीक, जो गैर कांग्रेसी सरकार थी, उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजना लाने की सोची, ठीक है। और उसके तहत उन्होंने अपनी पंचवर्षीय योजना लाने का प्रयास किया। लेकिन देखिए वहाँ पर भी एक प्रॉब्लम क्या होता है कि वहाँ पर भी जब सरकार बनी रहती है तो वो सरकार बहुत सारे पार्टियों को मिला करके बना रहता है, और वो भी सरकार स्थिर नहीं रह पाती है, यानी 5 साल तक का अपना टेन्योर पूरा नहीं करती है। और वो सरकार 1980 में गिर जाती है। 1980 में जब सरकार गिर गई तो फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और उन्होंने अगली पंचवर्षीय योजना 1980 से 85 का बनाया। कब का? 1980 से 85 का। और इस समय भी प्राइम मिनिस्टर जो थी वो इंदिरा गांधी थे, ठीक है। तो इस तरीके से एक प्लान हॉलीडे 78 से 80 हो गया और एक प्लान हॉलीडे 66 से 69 हो गया, यानी 66 से 69 हो गया। तो एक प्लान हॉलीडे आपने ये देखा, ये पूरा टेन्योर है, ये टेन्योर पूरा नहीं हो सका, इसलिए 78 से 80 एक प्लान हॉलीडे रहा, ठीक, क्लियर है अभी तक। इसके बाद इंदिरा गांधी की सरकार आती है, ठीक। इंदिरा गांधी की इसी बीच हत्या हो जाती है और फिर राजीव गांधी प्राइम मिनिस्टर चुन करके आते हैं, ठीक। और प्राइम मिनिस्टर का वो अपना टेन्योर 1985 से 90 तक का टेन्योर पूरा करते हैं, ठीक। और फिर चुनाव होती है, राजीव गांधी चुनाव हार जाते हैं और फिर एक बार गैर कांग्रेसी सरकार केंद्र में बनती है, ठीक है। और वो सरकार इस पर भी बहुत सारे पार्टियों को मिला करके बनी थी, जिसकी वजह से सरकार स्थिर नहीं रहा। और यही वजह था कि फिर से 90 से 92 2 साल तक वो गैर कांग्रेसी सरकार रहती है, ठीक। और ये इस दौरान वार्षिक योजनाएं लेकर के आते हैं, तो इससे भी प्लान हॉलीडे के तौर पे जाना जाता है। तो शुरू से देखें तो 66 से 69, इसके बाद 78 से 80 और एक 90 से 92। और 92 के बाद जो भी योजनाएं आई वो पूरी हुई, ठीक। तो एक प्रश्न यहाँ से बनता भी, अगर आपने देखा होगा तो, कि ऐसी कौन सी पंचवर्षीय योजना थी जो बीच में ही रोक दी गई? उत्तर होगा कौन सी? पांचवी पंचवर्षीय योजना जो थी वो 4 वर्ष पे ही रुक गई। कारण क्या था? चुनाव हुआ, सरकार गिर गई, तो जो नई सरकार आई वो अपनी नई योजना लेके आ गई। क्लियर है इतनी बात? तो आगे बढ़ते हैं हम और देखते हैं यहां से 8वीं पंचवर्षीय योजना से, ठीक है। आई इसको हटा देता हूं मैं। अब देखिए 8वीं पंचवर्षीय योजना, अब एक बात आपने देखा भी होगा कि जब 1980 में प्राइम मिनिस्टर बनकर के आती हैं इंदिरा गांधी, ठीक, तो वो उस समय एक पॉलिसी लेकर के आती हैं कि अब कोई कमेटी जो है वो पंचवर्षीय योजना को ड्राफ्ट न करके बल्कि कौन करेगा? तो प्लानिंग कमीशन करेगा। कौन करेगा? प्लानिंग कमीशन, ठीक। और जब प्लानिंग कमीशन करेगा तो ये किसकी अध्यक्षता में करेगा? तो इंदिरा गांधी ने ही कहा था सबसे पहली बार कि ये जो अध्यक्षता होगी वो प्राइम मिनिस्टर की होगी। यहाँ पीएम लिखने का मतलब प्राइम मिनिस्टर है, ठीक। तो अब जो भी पंचवर्षीय योजनाएं बन रही थी वो किसकी अध्यक्षता में बन रही थी? तो जो उस समय के प्रधानमंत्री हुआ करते थे, ठीक है, उनकी अध्यक्षता में प्लानिंग कमीशन 5 ईयर प्लान को क्या कर रहा था? ड्राफ्ट कर रहा था, ठीक। तो जब 8वीं पंचवर्षीय योजना आती है तो
जब अगली बार फिर से यानी कि 1992 में कांग्रेस की फिर से सरकार बनती है, तो उस समय प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है पीवी नरसिम्हा राव को। किसको? पीवी नरसिम्हा राव को। और उस समय फिनांस मिनिस्टर कौन बन के आते हैं? डॉक्टर मनमोहन सिंह यानी वित्त मंत्री। और कॉमर्स मिनिस्टर यानी वाणिज्य मंत्री कौन बन के आते हैं? डॉक्टर प्रणब मुखर्जी। अब ध्यान देंगे कि डॉक्टर प्रणब मुखर्जी जो थे वो 1992 से 97 यानी 1992 से 1997 के बीच कॉमर्स मिनिस्टर रहते हैं। और यही आगे चल के जो प्रणब मुखर्जी हैं, ठीक, वो कांग्रेस के तरफ से ही राष्ट्रपति के तौर पे आते हैं और ये भारत के 13वें राष्ट्रपति होते हैं। तो ये आते हैं प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद, ठीक। और प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के बाद ये 13वें प्रेसिडेंट आते हैं। और अभी जो वर्तमान में रामनाथ कोविंद हैं वो कौन से प्रेसिडेंट हैं? 14वें प्रेसिडेंट, ठीक है। और हमारे प्राइम मिनिस्टर कौन से हैं? 15वें प्राइम मिनिस्टर। तो रामनाथ कोविंद कौन से हैं? 14वें। यहाँ मैं लिख देता हूँ। जो अभी हमारे वेंकैया नायडू जी हैं वो कौन से हैं? 13वें। और हमारे जो प्राइम मिनिस्टर मोदी जी हैं वो कौन से हैं? 15वें, ठीक। कोई दिक्कत नहीं। तो इतनी बात मुझे लगता है कि आपको समझ में आ रही होगी। ये वर्तमान का है, ये वो पहले का था, ठीक। अब देखिए कि 8वें पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव क्या था। तो पहला, मानव संसाधन का विकास यानी ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट की बात कही गई, ठीक। दूसरा क्या? पॉलिसी ऑफ एलपीजी वाज इंट्रोड्यूस्ड। एक बहुत प्यारा सा प्रश्न यहां से बना कि एलपीजी यानी लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन को इंट्रोड्यूस किसने करा, ठीक। तो पीवी नरसिम्हा की सरकार ने। किसने? पीवी नरसिम्हा की सरकार ने। किस पंचवर्षीय योजना में? 8वें पंचवर्षीय योजना में। जबकि यहीं से एक और प्रश्न बनेगा कि एलपीजी की नीति कब बनी या किस दौरान बनी। तो 1990 से 1992 के प्लान हॉलिडे के दौरान, जब प्रधानमंत्री कौन थे? वीपी सिंह, जिनके टाइम में मंडल कमीशन आया था। आपको हो सकता है याद भी हो, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आई कि एलपीजी इंट्रोड्यूस कब हुआ? 8वें 5 ईयर प्लान में, ठीक है। जबकि एलपीजी की पॉलिसी बनी कब थी? तो 1990 से 92 के प्लान हॉलिडे में। आगे बढ़ते हैं। और इसी 8वें पंचवर्षीय योजना में नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन बना। कब? 1992 में। यानी कि 8वीं पंचवर्षीय योजना आई और उसके तुरंत बाद क्या बना? नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, ठीक। और इसके बाद अगला क्या हुआ? एक और कमीशन बना। क्या? नेशनल कमीशन फॉर वुमेन यानी महिला आयोग की स्थापना की गई। ये ध्यान रखिएगा, ये प्रश्न 3-4 बार अब तक एग्जाम में आया हुआ है कि महिला कमीशन यानी महिला आयोग की स्थापना किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुई। उत्तर होगा 8वीं पंचवर्षीय योजना। क्लियर है? अब एक और भी ध्यान देंगे कि इसमें वयस्क शिक्षा पर बल दिया गया। अब वयस्क शिक्षा का मतलब क्या है, ठीक। एक तो सर्व शिक्षा अभियान आप पाएंगे, पढ़ेंगे तो इस सर्व शिक्षा अभियान की बात कहेगी। वयस्क शिक्षा पर बल देने का मतलब क्या था? तो वैसे लोग जो एडल्ट तो हो चुके थे लेकिन वो पढ़े लिखे नहीं थे, वो साक्षर नहीं थे। तो ध्यान दीजिएगा, होता क्या कि उनका जो जनरेशन होता है यानी उनके जो बच्चे होते हैं, अगर वो उनके फादर इलिटरेट हैं, उनके पेरेंट जो हैं वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, तो बच्चे भी क्या होंगे? वो बच्चों को गाइड नहीं कर पाएंगे, ठीक। तो उसी चीज़ को यानी कि आने वाले भविष्य को सही करने के लिए या लिटरेसी रेट को सुधारने के लिए, ठीक, क्या किया गया कि वयस्क शिक्षा पर बल दिया गया। यानी कि जो गांव में महिलाएं या जो गांव में पुरुष रहते थे जो कि पढ़े लिखे नहीं थे, उनको साक्षर बनाने का प्रयास किया गया। साक्षर बनाने का मतलब कि एटलीस्ट वो अपना नाम, पता, ये सब बेसिक चीजें जो होती हैं वो लिखना सीख जाएं। क्लियर है? तो वयस्क शिक्षा पर बल वयस्क शिक्षा की बात किस दौरान कही गई? 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान। और ध्यान देंगे कि मैंने वही पॉइंट यहाँ पे लिखे हैं जो कि एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण हो। अदरवाइज अगर फैक्ट्स और भी उठाया जाए तो 8वें पंचवर्षीय योजना या फिर किसी भी 5 ईयर प्लान से और भी फैक्ट्स उठाए जा सकते थे, ठीक है। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज आप ध्यान देंगे यहाँ पे, ठीक, जिसको मैंने नोट करके लिखा है कि 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का फंडिंग सदस्य बना। वजह क्या था? ध्यान देंगे कि ऐसा कहा जाता है कि 8वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान देश की स्थिति इकोनॉमिकली इतनी खराब हो गई कि देश दिवालिया होने के कगार पे हो गया, यानी बैंकरप्ट होने वाला था, ठीक।
तो उस दौरान ये एलपीजी की पॉलिसी इसीलिए लाई गई थी कि वैश्वीकरण को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक, और हमारे देश का व्यापार अन्य देश के साथ हो, उनका व्यापार हमारे यहाँ हो, ठीक, जिससे कि क्या होगा, जो व्यापार है उसको बढ़ावा दिया जा सकेगा बड़े लेवल पे, ठीक, इकोनॉमी को बूस्ट कराने का एक अलग तरीका अपनाया जा रहा था, ठीक। और उस समय इस चीज को सबसे सही तरीके से प्रेजेंट करने का काम डॉक्टर मनमोहन सिंह ने करा, क्योंकि वही फिनेंस मिनिस्टर थे उस टाइम के। एफएम का मतलब फिनेंस मिनिस्टर यानी वित्त मंत्री थे, ठीक है। तो इसीलिए ये भी कहा जाता है कि अब तक के सबसे सफल फिनेंस मिनिस्टर डॉक्टर मनमोहन सिंह रहे। उस समय देश के लोगों को थोड़ा सा डर भी था कि अभी हाल ही में हम आज़ाद हुए हैं और अगर ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं फिर हमारे ऊपर जो विदेशी ताकत है वो हावी न। उन्होंने बताया कि अब हमें इस चीज़ से डरने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि एक ऐसा भी संस्था है जो वर्ल्ड ट्रेड को बढ़ावा देने का काम करता है और उसका नाम था WTO। और इसी चीज को समझाते हुए यानी वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बताते हुए नरसिम्हा राव की सरकार थी और डॉक्टर मनमोहन सिंह ने ये बात कही कि अब भारत को भी WTO का सदस्य बन जाना चाहिए और विश्व व्यापार के बारे में सबके साथ कदम मिलाकर के चलना चाहिए, ठीक। और यही वजह रहा कि 1 जनवरी 1995 को भारत WTO का फाउंडिंग सदस्य बना, ठीक है। फंडिंग नहीं, फाउंडिंग यानी कि मुख्य सदस्य जिसको कह सकते हैं। तो फाउंडिंग सदस्य कब, ये एक आपको स्टैटिक प्रश्न बनाया जा सकता है कि भारत WTO का फाउंडिंग सदस्य कब बना। तो 1 जनवरी 1995। इतनी बात समझ में आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे 9वें 5 ईयर प्लान की तरफ, ठीक है। तो 9वां पंचवर्षीय योजना कब था? 1997 से लेकर 2002 तक, ठीक है। और इस टाइम क्या था कि हम सभी को पता है कि 1947 में हम आजाद हुए। 1997 जाते जाते कितना हम साल व्यतीत कर चुके थे? 50 वर्ष। तो हम जब ये 9वां पंचवर्षीय योजना बना रहे थे तो हम आज़ादी के 50 वर्ष भी मना रहे थे, ठीक है। अब ध्यान देंगे कि ये ड्राफ्ट किसने किया? प्लानिंग कमीशन ने। हम सभी को पता है कि इंदिरा गांधी के समय से ही अब कौन कर रहा था ड्राफ्ट किसी भी प्लानिंग कमीशन को, किसी भी 5 ईयर प्लान को, तो प्लानिंग कमीशन कर रहा था, ठीक। उससे पहले पहला वाला किसने किया था? हेराल्ड डॉमर ने। दूसरा वाला किसने किया था? PC महालनोबिस ने। और इसी तरह से तीसरा चौथा किसने किया था? मैंने पीछे के वीडियोज में आपके साथ शेयर करा है, ठीक। और इस समय यानी कि 1997 से 2002 के बीच सरकार के तो चेयरमैन कौन थे जब ये 9वीं पंचवर्षीय योजना बन रही थी? तो उस समय कौन? प्रधानमंत्री जो होते हैं वही चेयरमैन होते हैं। ये बात आपको पहले पढ़ने को मिला होगा कि योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो जो उस समय के प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं? चेयरमैन होते हैं। तो उस समय यानी कब? 1997 के समय में प्रधानमंत्री कौन थे? अटल बिहारी वाजपेयी। और यही वजह था कि 9वीं पंचवर्षीय योजना के चेयरमैन कौन बने? अटल बिहारी वाजपेयी, ठीक है। और एक बात मैं यहाँ पे आपको बताना भूल गया हूँ कि ये भी जो पंचवर्षीय योजना थी वो सक्सेस रही थी, ठीक। यानी इसमें भी जो हमने टारगेटेड TGR रखा था उसको हम अचीव कर चुके थे, ठीक है। यानी AGR हमारा ज़्यादा हुआ था। तो ये भी यानी कि जो 8वीं पंचवर्षीय योजना थी 8, ये भी क्या था? सक्सेस था। 9 के बारे में हम देख रहे हैं तो ध्यान देंगे कि ये भी योजना हमारी कैसी रही थी? सफल रही थी या असफल रही थी? बताएंगे आप हमें। तो ये योजना जो थी हमारी वो फेल हो चुकी थी। फेल कैसे थी? क्योंकि हमने लक्ष्य रखा था कितने का? ये लक्ष्य रखा था 7% का और हमने गेन कितना प्रतिशत किया था? 5.6%। और हमें उम्मीद है कि यहाँ पर हम लोग लगभग रखे थे 5.6 का और अचीव हुआ था 7.8 का, ऐसे ही कुछ था, ठीक है। हमने जो लक्ष्य रखा था इतने का और अचीव हुआ था इतना। आप इसे देख भी लेंगे, ठीक। लेकिन मुझे जहाँ तक लगता है कि यही था, ठीक। अब एक बात और भी यहाँ से ध्यान देंगे कि ऑब्जेक्टिव क्या था, क्योंकि कोई भी 5 ईयर प्लान बन रहा था तो उसका अपना एक ऑब्जेक्टिव होता था और एक अचीवमेंट होता था। तो इसका ऑब्जेक्टिव क्या था कि ग्रोथ यानी विकास तो करना है लेकिन सबका समान विकास हो, ठीक। ग्रोथ विथ इक्विटेबल जस्टिस। अचीवमेंट
क्या था इसका, तो ध्यान देंगे कि सबसे बड़ा अचीवमेंट हमारे लिए ये था, ठीक, क्योंकि चाइना से युद्ध होने के बाद हमने एक तो न्यूक्लियर टेस्ट का परीक्षण करा था, लेकिन इसके बाद सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट जो हमारा हुआ था, ठीक, जो कि सक्सेसफुली रहा था, कहाँ हुआ था, पोखरण राजस्थान में। और ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा कि दूसरा न्यूक्लियर परीक्षण कब हुआ था। उत्तर होगा 1998 में। उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक। कौन सी पंचवर्षीय योजना थी, 9वीं पंचवर्षीय योजना थी, ठीक है। कैसा रहा, सफल रहा, ठीक। अगला बढ़ते हैं, तो ध्यान देंगे कि ये जो न्यूक्लियर टेस्ट था इसका हमने नाम क्या रखा था, क्योंकि हर कुछ का एक कोड नेम होता है, ठीक। तो इसका हमने नाम रखा था ऑपरेशन शक्ति। क्या रखा था, ऑपरेशन शक्ति, ठीक है। अब देखिए एक अचीवमेंट तो हमारा ये था कि हमारा सेकेंड न्यूक्लियर टेस्ट पोखरण जो राजस्थान में है 1998 में सक्सेसफुली हमने करा लिया, और उसका नाम रखा हमने ऑपरेशन शक्ति। दूसरा अचीवमेंट हमारा क्या था कि हमने सर्व शिक्षा अभियान को लॉन्च किया। ध्यान देंगे जहां पर 8वीं पंचवर्षीय योजना में हम वयस्क शिक्षा पर बल दिए, ठीक, यानी कि जो माता पिता हैं उनको शिक्षित बनाने का काम किए। तो ठीक उसके अगले ही पंचवर्षीय योजना में हमने सर्व शिक्षा अभियान लाने का प्रयास किया, ठीक। और ये जो दो काम है वो अटल बिहारी वाजपेयी जी के। ध्यान देंगे 10वीं पंचवर्षीय योजना, ठीक है। 10वीं पंचवर्षीय योजना कब, 2002 से 2007, ठीक है। किसने इसको ड्राफ्ट किया, तो आपको पता ही है कि प्लानिंग कमीशन ड्राफ्ट कर रहा था, और प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन हो रहा था, जो उस समय के प्रधानमंत्री। तो उस समय प्रधानमंत्री कौन थे, अटल बिहारी वाजपेयी थे, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, और आपको पता होगा कि 2004 में जब चुनाव होता है और अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार क्या होती है, गिर जाती है, और फिर से कांग्रेस शासित राज्य होता है जिसमें कि डॉक्टर मनमोहन सिंह प्राइम मिनिस्टर बन करके आते हैं, ठीक है, जो कि 4 से 9 और 9 से 14 का अपना टाइम पीरियड पूरा करते हैं, ठीक। अब यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसके ऑब्जेक्टिव क्या थे। तो 10वीं पंचवर्षीय योजना के ऑब्जेक्टिव यानी उद्देश्य थे पर कैपिटा इनकम को डबल करना अगले 10 सालों में। इसके साथ साथ गरीबी जो है उसको 10% तक कम करना। अब जैसे ही बात गरीबी की आई, आपके दिमाग में एक बात लिंक होना चाहिए कि सबसे पहले गरीबी हटाओ की बात कब कही गई थी, 4थी पंचवर्षीय योजना। मैंने इसलिए यहाँ कोट करके रखा है, ठीक। यहाँ पर नारा दिया गया था सिर्फ। फिर 6ठी पंचवर्षीय योजना में कहा था किसने, इंदिरा गांधी ने, पूर्ण रूप से गरीबी हटाने के बाद। इसके बाद 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी यही बात कही गई थी, पूर्ण रूप से गरीबी हटाने के बाद। और ध्यान देंगे कि इसमें जो 7वीं पंचवर्षीय योजना के टाइम में कौन थे, तो आपको पता होगा उस समय कौन थे, 7वीं पंचवर्षीय योजना में भी गरीबी हटाओ की बात कही गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, टू इंक्रीज लिटरेसी बाई 10%, यानी कि 10% से साक्षरता दर को बढ़ाने की बात कही गई। टू इंक्रीज फॉरेस्ट कवर ऑफ इंडिया फ्रॉम 22 टू 26%, यानी कि भारत में वन क्षेत्र जो हैं उनको 23% से 26% बढ़ाकर करने की बात कही गई। अर्थात जो वन क्षेत्र थे उनको 26% तक करने की बात कही गई, ठीक। इसका अचीवमेंट क्या था, तो सबसे बड़ा अचीवमेंट था राइट टू एजुकेशन, यानी शिक्षा का अधिकार, ठीक। और ये कब, यहां से प्रश्न बनता है कि राइट टू एजुकेशन 86वां संविधान संशोधन के तहत आया कब, 2002 में, ठीक है। नरेगा डेवलप किया गया कब, यानी कि राष्ट्रीय रोजगार गारंटी एक्ट के तहत जो नरेगा आया, ठीक, ये कब आया, 2006 में। और एक कंफ्यूजन बनता है किसी किसी को कि आप एक देखते हैं मग नरेगा और एक देखते हैं नरेगा, तो नरेगा को ही 2009 में, ठीक है,
क्या कर दिया गया, मग नरेगा कर दिया गया। तो अगर मग नरेगा कहेगा तो 2009 कुछ किया नहीं गया था, इस नरेगा के पहले महात्मा गांधी जोड़ दिया गया था, ठीक है। तो 2009 में मग नरेगा बना और 2006 में नरेगा था। उद्देश्य क्या था नरेगा का, तो मैंने आपको बताया था कि 100 दिन का रोजगार देने का उद्देश्य था, जिससे कि ग्रामीण स्तर पे इकोनॉमी को सही किया जा सके। होता क्या था कि मान लीजिए हमारे यहाँ कृषि हमारी डिपेंडेंट है मानसून पे, और मानसून सही नहीं आने की वजह से कृषि डेवलप नहीं हो पा रहा था हमारा एग्रीकल्चर, और इसकी वजह से जो लोग काम तो करते थे लेकिन इनपुट नहीं आता था। जैसे 4 लोग उस खेत में लग के काम किए और बेनिफिट 1 लोग के लिए आया, तो उस दौरान हुआ क्या कि 3 लोग इकोनॉमिक्स के लैंग्वेज में बेरोजगार समझे जाएंगे, और उसी को प्रच्छन्न बेरोजगारी या फिर डिसगोइज अनएम्प्लॉयमेंट कहते हैं, ठीक है, जिसका मतलब है छिपी हुई बेरोजगारी, ठीक। तो इसी बेरोजगारी को कम करने के लिए नरेगा लाया गया, और इसके तहत कहा क्या गया कि आपके ही क्षेत्र में जहां आप रहते हैं आपको 100 दिन का रोजगार दिया जाएगा, ठीक। तो इतनी बात आपको समझ में आ गई। अब देखिए बढ़ते हैं अपने अगले पंचवर्षीय योजना 11वें पंचवर्षीय योजना की तरफ। तो 11वें पंचवर्षीय योजना का टेन्योर क्या था, 2007 से 2012 यानी 5 साल तक। ड्राफ्ट किसने किया था ये याद रखिएगा आप, ठीक है, क्योंकि इसको ड्राफ्ट किया था सी रंगराजन ने। किसने, सी रंगराजन ने। यहाँ कोई प्लानिंग कमीशन नहीं कर रहा था, कौन कर रहा था, सी रंगराजन ने, ठीक। तो इससे आप जरूर ध्यान रखेंगे। एक बात ध्यान देंगे कि इसका ऑब्जेक्टिव क्या था, जैसे इनका ऑब्जेक्टिव था वैसे ही इसका ऑब्जेक्टिव क्या था। तो 11वें पंचवर्षीय योजना का ऑब्जेक्टिव था तीव्रता एवं समावेशी विकास, ठीक है। क्या था, तीव्रता एवं समावेशी विकास। एक बात ध्यान देंगे कि 11वीं पंचवर्षीय योजना के बारे में बहुत ज़्यादा आपको पढ़ने का डिटेल में कोई ज़रूरत इसलिए नहीं है, क्योंकि उस समय जब 11वीं पंचवर्षीय योजना भारत में चल रही थी तो पूरा विश्व आर्थिक संकट से जूझ रहा था, और उसका असर कम या ज़्यादा भारत पर भी पड़ा, जिसकी वजह से 11वीं पंचवर्षीय योजना क्या रही, असफल रही, ठीक। क्योंकि हमने टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा था 8.1% और हम अचीव कर पाए थे 7.9% ही। ये डेटा ये दिखाता है कि वैश्विक संकट के समय में भी हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा उसका प्रभाव नहीं रहा था। अदरवाइज ये जो गैप है 0.2 का वो कहीं ज़्यादा रहता है, ठीक। तो बढ़ते अपने अगली पंचवर्षीय योजना 12वें पंचवर्षीय योजना की तरफ, ठीक। 12वीं पंचवर्षीय योजना का टाइम क्या था, 2012 से 2017, ठीक। और एक बात और भी यहाँ पे ध्यान देंगे कि इसमें क्या लक्ष्य रखा गया। तो इसमें लक्ष्य रखा गया कि जो हम यहाँ पे लक्ष्य रखे थे तीव्रता एवं समावेशी विकास, तो इसमें भी कहा गया कि और अधिक तीव्रता से समावेशी विकास करा जाएगा, ठीक। इसके बाद क्या कहा गया, कहा गया कि जो गर्ल चाइल्ड है, स्पेशली गर्ल चाइल्ड, ठीक, यानी कि जो लड़कियां हैं उनके न्यूट्रिशनल कंडीशन को इम्प्रूव किया जाएगा। यानी जो कुपोषण की शिकार बहुत ज़्यादा हो जाते हैं, जिनमें पोषकता की कमी है, उनके हेल्थ को या फिर जो गर्ल चाइल्ड हैं उनके न्यूट्रिशनल कंडीशन को इम्प्रूव यानी सुधार करा जाएगा, ठीक। और क्या कहा गया, कहा गया टू डेवलप एनवायरनमेंट फॉर वुमेन प्रोटेक्शन, यानी कि महिलाओं को सुरक्षा देने की बातों पर बल दिया गया, ठीक। इससे पहले मैंने अभी आपको बताया कुछ कि जो हमारा 9वां पंचवर्षीय योजना था उसमें क्या बना, इनके लिए एक कमीशन बना था। तो इस तरीके से आप भी लिंक करें चीज़ों को, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या हुआ, टू मेक लॉ फॉर प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन, महिलाओं के सुरक्षा के लिए नियम बनाए गए, ठीक। इसके अलावा टू लुक आफ्टर ट्रांसपेरेंसी एंड इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्लान, जो भी योजनाएं चल रही हैं उनमें पारदर्शिता आए, उनके जो जांच पड़ताल में पारदर्शिता आए, इसके लिए कुछ नियम इंप्लीमेंट करे गए, ठीक। अगला क्या था कि लिटरेसी रेट यानी कि साक्षरता दर 100% तक करने की बात कही गई। हालांकि सिर्फ ये एक व्यंग है आज भी हमारे देश के लिए, क्योंकि आज भी हमारे यहाँ जो आप बिहार देख लें, असम देख लें, वेस्ट बंगाल देख लें, तो उनकी लिटरेसी रेट क्या है कहना नहीं है, ठीक। तो ये एक व्यंग था, जो भी लक्ष्य रखा गया पूरा नहीं करा गया। फिर ध्यान देंगे कि कहा गया टू डिक्रीज 10% पॉवर्टी, यानी कि गरीबी को 10% तक कम करने की बात कही गई। अब देखिए एक बात मुझे तो मिमिक्री इसलिए लगता है क्योंकि पूर्ण रूप से गरीबी हटाने का लक्ष्य रखा गया 2 बार, ठीक।
और फिर वही बात रिपीट कराया जा रहा था यहाँ भी। तो कहीं ना कहीं सरकार गरीबी को लेकर के अपनी योजनाओं में असफल ही दिख रही थी। ठीक, आगे बढ़ते हैं और ध्यान देंगे टू डेवलप टेक्नोलॉजीज फॉर वाटर कंजर्वेशन, जल संरक्षण पे कुछ नए नए टेक्नोलॉजी की बात की जा रही थी जिससे कि जल संरक्षण हो सके, क्योंकि आने वाले समय में जैसा देखा जा रहा है तो जल संकट एक बहुत बड़ी समस्या होगी। और सबसे बड़ी बात कि अपना देश भारत इतनी बड़ी जनसंख्या है इसकी, और आज तक आज़ादी के 70-75 वर्ष जो बीत गए, ठीक, इसके बावजूद भी हमारे पास शुद्ध पेयजल की व्यवस्था नहीं है। ठीक, सबको शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं है। एक बात और भी ध्यान देंगे कि जो आपने कुछ देर पहले देखा था 10वीं पंचवर्षीय योजना में कि 23% से 36% तक 26% तक लक्ष्य रखा गया था। ठीक है, अब क्या करा गया कि एक अच्छा इन्वायरमेंट होने के लिए माना जाता है कि कम से कम 33% उस देश की या फिर जहां निवास स्थान है, ठीक, उसका 33% वन क्षेत्र होना चाहिए। ठीक है, यहाँ लक्ष्य रखा गया कि हम 33% वन क्षेत्र को कवर करेंगे, यानी कि हमारे यहाँ 33% भूमि पर वन रहेगा। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे जो 12वीं पंचवर्षीय योजना तक के थे। और इसमें ग्रोथ रेट TGR यानी टारगेटेड ग्रोथ रेट रखा गया था 8%, जबकि हम अचीव कर पाए थे 7%। तो ये भी क्या था, फेल था। ठीक, तो आप लिस्ट बना लेंगे कौन कौन सी योजना फेल थी और कौन कौन सी सफल थी। ठीक, अब एक बात ध्यान देंगे कि इसके बाद ही हुआ क्या कि जैसे ही 2014 में, ठीक, कब, इसको हटा देता हूं मैं, 2014 में जब कांग्रेस की सरकार चली जाती है और भाजपा की सरकार आती है और मोदी कैबिनेट गठन होता है। ठीक, नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बन के आते हैं और इसके बाद 2015 यानी 1 जनवरी 2015 को, कब, 1 जनवरी 2015 को आता है नीति आयोग, यानी नीति आयोग का गठन होता है और ये एक्टिव हो जाता है। ये नीति आयोग किसकी जगह पे आया, तो जिस तरह से पंचवर्षीय योजनाएं काम कर रही थी, ठीक, जिस उद्देश्य के लिए, उसी उद्देश्य के लिए लाया गया नीति आयोग, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया, ठीक, जिसका फुल फॉर्म होगा। और उसको कब से किया गया, तो 1 जनवरी 2015 से। ठीक, अब देखिए हुआ क्या कि योजना आयोग, या फिर इसको ये कहें कि 5th 5 ईयर जो प्लान था जिसको कौन कर रहा था, योजना आयोग कर रहा था। तो योजना आयोग की जगह पे किसको ला दिया गया, नीति आयोग को। कब से, 2015 से, 1 जनवरी 2015 से। और यहाँ देखिए हुआ क्या था कि 12वीं पंचवर्षीय योजना को वैसे ही चलने दिया गया, रोका नहीं गया। ठीक, और रोका नहीं गया और ये 2017 का अपना टेन्योर पूरा करके इसको समाप्त कर दिया गया। और अब इसकी जगह पे कौन काम करता है, नीति आयोग। अब देखिए करता क्या है कि जैसे प्लानिंग कमीशन और नीति आयोग में एक मेजर डिफरेंस क्या है। प्लानिंग कमीशन क्या होता था कि ऊपर जो शीर्ष नेतृत्व है वो पूरे देश के लिए एक ही योजना बना करके डाल देते थे। जैसे कि मान लीजिए 100% लिटरेसी का लक्ष्य रखा गया, जैसा कि आप 12वीं पंचवर्षीय योजना में देखें यहाँ पे। ठीक, तो ये सबके लिए था। अब हो सकता है कि केरल जैसा राज्य तो पहले से ही 100% लिटरेसी रेट उसको प्राप्त है, तो उसको तो इस योजना का कोई बेनिफिट नहीं हुआ। ठीक, और जबकि पैसे तो वहाँ भी लगाए गए। तो इसी से, और देखिए तो ये था यहाँ पे 5 ईयर प्लान यानी योजना आयोग के तहत। जबकि नीति आयोग में क्या हुआ कि यहाँ से ग्राम स्तर से समस्याओं को चुन चुनकर राज्य स्तर तक पहुँचाया जाता है और राज्य स्तर से वो समस्याएं ठीक केंद्र तक पहुँचती हैं और उस आधार पर केंद्र सरकार क्या करेगा, इस तरह के योजनाओं को इम्प्लीमेंट करेगा। ठीक, जबकि योजना आयोग में क्या होता था, ऊपर से योजनाएं बन करके और नीचे ग्रास रूट लेवल तक पहुंचती थी। तो ये एक मेजर डिफरेंस था। एक बात और भी ध्यान देंगे यहाँ पे कि जैसे प्लानिंग कमीशन का चेयरमैन कौन होता था उस समय के प्रधानमंत्री, ठीक उसी तरीके से नीति आयोग के भी चेयरमैन कौन होंगे, तो जो तत्कालिक प्रधानमंत्री, जो उस समय के प्रधानमंत्री होंगे वही क्या होंगे, नीति आयोग के अध्यक्ष होंगे। ठीक, आप एक छोटा सा प्रश्न यहाँ पे और भी छोड़े जाता हूँ कि इसके वर्तमान में अभी उपाध्यक्ष कौन है।
नीति आयोग के? कौन उपाध्यक्ष कौन है आप मुझे बताएंगे। और एक बात और भी कि वर्तमान कहने का मतलब आप समझ लें कि मैं ये वीडियो कब बना रहा हूँ, 1 अगस्त 2020। तो आज के डेट में नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। टोटल मैंने इस वीडियो में आपसे 2 प्रश्न पूछा है, उम्मीद करते हैं कि आप दोनों प्रश्न का जवाब जरूर देंगे। ठीक है, फिर मिलते हैं और आगे इकोनॉमिक्स को बढ़ाएंगे। आज ये प्लानिंग का मिशन हमारा क्या हुआ, पूरी तरह से खत्म हो गया। ठीक, अगले टॉपिक में हम पढ़ेंगे लॉ ऑफ डिमांड, यानी कि किसी वस्तु का डिमांड किस किस टर्म पे डिपेंड करता है।